कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी हितैषी आपकी अपनी माँ होती है। दुनिया में चाहे कोई भी आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, आपकी माँ हमेशा आपको सपोर्ट करेगी और आपको ऊंचा उठाने की कोशिश करेगी। और ये बात सच भी है। बट आज का केस ऐसा है जो इस लाइन पे विश्वास उठाया जाए, क्योंकि आज के केस में एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को गला दबाकर हत्या कर दी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट द सूचना सेठ केस स्टोरी। सूचना सेठ एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए बस आप इतना जान लीजिए कि उसका फिज़िक्स और मैथ्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो एआई के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और इसीलिए उसने अपनी मास्टर्स जो अपनी फ़िज़िक्स में की थी, उसके बाद एक एआई रिलेटेड जॉब ले ली। सेम ऑफिस में एक वेंकट रमन नाम का लड़का था जो कि साउथ से बिलोंग करता था, और वो उसी ऑफिस में काम करता था और वो सूचना कलीग था। धीरे धीरे कर कर वेंकट और सूचना के बीच में दोस्ती बढ़ी, फिर प्यार हुआ और फाइनली उन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद सूचना को लगा कि उन्हें एक अपना स्टार्टअप करना चाहिए। पहले वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे और दोनों ने अपनी जॉब क्विट करके माइंडफुल एआई लैब्स इस नाम का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। इसमें बेसिकली वो अपने क्लाइंट्स को एआई एथिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो ये बेसिकली एआई रिलेटेड स्टार्टअप था। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, बट फिर वेंकट को ये एहसास हुआ कि वो अब इस स्टार्टअप में उसका मन नहीं लग रहा और वो दूसरा जॉब करना चाहता है। और इसीलिए उसने उस स्टार्टअप को छोड़ दिया और उसने एक नई जॉब ढूंढ ली जहाँ पे वो अच्छा खासा कमाने लगा। अब पहले जहाँ 2 फाउंडर्स थे उस स्टार्टअप के, अब सूचना बस एक अकेली बची थी फाउंडर। ये चीज़ सूचना को बिल्कुल सही नहीं लगी। उसे लगा वेंकट ने उसका साथ छोड़ दिया है, इसीलिए उन दोनों के पर्सनल रिश्ते भी खराब होने लगे। बट तब तक वेंकट और सूचना के लाइफ में एक बेबी आता है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि बेबी के आने के बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। बट इस केस में उसका ऑपोजिट हो गया। सूचना और वेंकट के केस में लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई और इनफैक्ट अब तो उस बच्चे के कस्टडी को लेकर भी लड़ाई होने लगी। और तभी आता है लॉकडाउन का पीरियड। अब लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द लोग अपने घर परिवार से काफ़ी क्लोज हो गए थे और ये समय काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय था, क्योंकि इसमें फैमिली के करीब आने का मौका मिला था। बट सूचना और वेंकट के केस में ये एक हेल के से कम नहीं था। यहाँ पे उन लोगों को हमेशा साथ रहना पड़ता था 24 घंटे, जिससे उनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती थी। और ये भी कहा जाता है कि एक दिन लड़ाई हो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वेंकट ने गुस्से में घर छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद सूचना ने वेंकट के खिलाफ डाइवोर्स फाइल कर दिया और उसने कोर्ट को ये भी बताया कि वेंकट उसे फिजिकली अब्यूज़ करता था, मारता पीटता था। और उसने अपने बॉडी पे मार्क्स भी दिखाए जो ये प्रूव कर रहे थे कि वेंकट ने उस पर सच में हाथ उठाया था। और ये देखने में सही भी लग रहा था कि उसके बॉडी पे कुछ कुछ मार्क्स थे, बट ऐसा कुछ प्रूव हुआ नहीं था। फिर उसके बाद कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया और उन दोनों का डाइवोर्स को एक्सेप्ट कर लिया। और सूचना ने यह भी फाइल किया था कि वो एलुमनी के तौर पर हर महीने वेंकट से 2 लाख रुपए तक की डिमांड कर रही थी, पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और एलुमनी तो मिली बट केवल 20,000 की। बट कोर्ट ने उस बच्चे की कस्टडी सूचना को दे दी। कोर्ट के फैसले के 2-3 महीने बीत चुके थे, तो फिर वेंकट ने कोर्ट से दोबारा अपील की और उसने अपने सारे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाए कि वो हर महीने सूचना के अकाउंट में एलुमनी की अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा था। और उसने कोर्ट से यह अपील की कि वो उसे अपने बच्चे से मिलने दे। फिर कोर्ट ने भी उसकी बात मान ली कि हाँ, बच्चा दोनों का है तो उसके फादर को भी उससे मिलने का हक है। और सूचना को ये कहा कि वो उसके पिता से उस बच्चे को मिलने से नहीं रोक सकती है। बट सूचना इस फैसले से खुश नहीं थी। तो जब पहले वीक वेंकट अपने बच्चे से मिलने गया तो सूचना ने बहाना बना दिया कि उसका बच्चा घर पर नहीं है, वो बाहर गया है। तब वेंकट को लगा कि सच में बाहर गया होगा। फिर दूसरा और तीसरा वीक ऐसा ही बीतता गया। फिर चौथे वीक वेंकट को लगा कि सूचना उससे कुछ छुपा रही है और उसने सूचना को फ़ोन पर धमकी दी कि अगर उसने इस बार उसे अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया तो वो कोर्ट में फिर से जाके अपील करेगा। अब सूचना इसे काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि अगर वो कोर्ट में अपील कर देता तो उसे जबरन उसे मिलने देना पड़ता। बट सूचना को ये नहीं पता था कि वो अगले हफ्ते उसका हस्बैंड वेंकट इंडोनेशिया जा रहा था कुछ ट्रिप के लिए। अब इसी घबराहट में सूचना ने सोचा कि वो अपने बच्चे के साथ बेंगलोर से ही दूर हो जाएगी और वो गोवा चली जाएगी कुछ दिन की छुट्टी के लिए। सूचना ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने 6 जनवरी 2024 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक होटल सॉल बन्यान ग्रैंडे, जो कि गोवा में है, वहाँ पे एक रूम बुक किया। तो 6 जनवरी को वो लोग काफ़ी घूमे और होटल का सीसीटीवी कैमरा वगैरह
ये सब इसको प्रूव कर रहा था। बट 7 जनवरी को लगभग रात के 9:30 बजे कुछ ऐसा हुआ जो कि थोड़ा सस्पिशियस था। तो अचानक से रात के 9:30 बजे सूचना ने होटल स्टाफ को बोला कि उसे जल्दी जल्दी बेंगलुरु निकलना है कुछ अर्जेंट वर्क के लिए। तो रात के लगभग 9 बज रहे थे, तो होटल स्टाफ ने उसे रिकमेंड किया कि वो टैक्सी से उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा और वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के चली जाए, सस्ता भी पड़े और फास्ट भी पड़े। बट सूचना ने इसे साफ साफ मना कर दिया। उसने बोला कि वो बाई रोड ही जाना चाहती है, चाहे कितने ही पैसे लगे। होटल स्टाफ ने उसकी बात मान ली और उसने ड्राइवर रॉय जॉन डिसीजा को कॉल किया, जो कि मोस्टली रात में ड्राइव करता था, क्योंकि उसे रात में ड्राइव करना पसंद था, क्योंकि उस वक्त चार्जेस भी ज़्यादा मिलते थे और ट्रैफिक भी नहीं रहता था। तो जब होटल स्टाफ ने रॉय जॉन डिसीजा को कॉल किया तो रॉय ने बोला कि क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है तो वो डबल भाड़ा लेगा, जो कि लगभग 15,000 हुआ करता था, तो वो अब 30,000 रुपये लेगा। और साथ ही साथ वो अपने साथ एक को ड्राइवर को ले जाएगा, क्योंकि अगर उसे बीच रास्ते में अगर नींद आए तो उसका साथी वाला आदमी ड्राइव कर सके। तो होटल स्टाफ ने सूचना को ये बात बताई और उसे लगा था कि इतने ज़्यादा भाड़ा सुनने के बाद सूचना मना कर देगी, बट बिल्कुल इसका अपोजिट हुआ। सूचना इस पर एग्री कर गई। सूचना 30,000 रुपये देने के लिए रेडी हो गई। तो होटल स्टाफ ने ज़्यादा आनाकानी नहीं की और शांति से टैक्सी ड्राइवर को बुला लिया। अब रॉय लगभग रात के 12 बजे के अराउंड होटल पहुंचा और जब वो सूचना का लगेज उठाने लगा तो वो लगेज काफ़ी भारी था। तो उसने सूचना से पूछा, इसमें बीएड वगैरह तो नहीं है? तो सूचना ने बोला, नहीं, शॉपिंग ज़्यादा हो गई थी और इसमें ज्वेलरी वगैरह, इसलिए वो भारी हो गया है। अब रॉय ने ज़्यादा सवाल जवाब ना करते हुए सीधा ट्रॉली को डिक्की में डाला और लगभग रात के 12:30 बजे, मतलब 8 जनवरी को 12:30 बजे सुबह में वो दोनों होटल से रवाना हो गए। बीच में कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर टोल प्लाजा पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तब रॉय ने सूचना को रिकमेंड किया कि वो यहाँ से उसे पास वाले एयरपोर्ट पर छोड़ देगा और उसे फ़्लाइट बुक करने को कहा, ताकि वो जल्दी पहुँच जाएगी। और वो बोला कि वो भाड़ा ही पूरा नहीं लेगा, वो आधा भाड़ा ही लेगा। बट सूचना ने साफ साफ मना कर दिया। उसने बोला कि चाहे कितना भी टाइम लगे वो बाई रोड ही जाना चाहती है और वो कार में बैठी रहना चाहती है। तब रॉय ने भी उस पर ज़्यादा शक नहीं किया, क्योंकि इस पैसे तो उसे मिल ही रहे थे, तो इसीलिए वो एग्री कर गया। बट सुबह सुबह जब होटल स्टाफ सूचना के रूम की सफाई करने पहुंचे तो उसने काफ़ी सस्पिशियस चीज़ देखी। बेड पर खून के धब्बों के निशान थे। तो होटल स्टाफ ने बिना किसी देरी किए हुए पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि जब सूचना ने चेक इन किया था उसके साथ एक बच्चा था, बट चेकआउट करते टाइम उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। तो फौरन पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर, मतलब रॉय जॉन डिसीजा को कॉल लगाया और पूछा कि जिस औरत को बेंगलोर छोड़ने जा रहा था, क्या वो अभी तक उसके साथ है? तो रॉय ने जवाब दिया कि हाँ, वो उसके साथ है। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने रॉय से पूछा, क्या उसके साथ कोई बच्चा भी है? तो रॉय ने बोला कि उसके साथ कोई बच्चा नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस ने सूचना को फ़ोन देने को कहा। फिर उसके बाद उन्होंने सेम सवाल सूचना से पूछा कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया। तो सूचना ने डिलिबरेटली झूठ बोलते हुए कहा कि उसने उस बच्चे को अपने फ्रेंड के घर गोवा में ही छोड़ दिया है। फिर पुलिस ने प्रॉपर उससे एड्रेस मांगी कि आखिर कहाँ छोड़ा है। तो सूचना ने उसे एक गलत एड्रेस दे दिया। बट पुलिस इस बारे में थोड़ा ज़्यादा छानबीन करना चाहती थी, तो पुलिस एक्चुअली उस एड्रेस पे चली गई। बट सरप्राइजिंगली उस नाम का कोई भी एड्रेस नहीं था, ना ही कोई बिल्डिंग थी। तब पुलिस को पूरी तरीके से सूचना पे शक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से रॉय को कॉल लगाया, बट इस बार वो नॉर्मल भाषा के अलावा एक लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो कि कोंकणी थी, जिससे सूचना को उनकी बातें समझ ना आ पाए। तो पुलिस वालों ने रॉय से बोला कि वो जल्दी जल्दी किसी सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन पर ले जाके गाड़ी रोक दे और वहाँ के कांस्टेबल से गोवा पुलिस की बात करवाएं। चूँकि रॉय भी उस इलाके के लिए नया था, तो उसे भी आसपास के इलाकों की ज़्यादा खबर नहीं थी। तो उसने गूगल मैप का यूज़ करते सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन को देखा, जो कि काफ़ी दूर बता रहा था। फिर उसके बाद उसने चालाकी से एक ढाबे के पास गाड़ी रोकी और उसने सूचना को बोला कि आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। तो जब सूचना ढाबे के अंदर फ्रेश होने गई तब रॉय ने चालाकी से एक आदमी से पूछा कि सबसे पास वाला पुलिस स्टेशन कौन सा है। फिर उसने बताया कि यहाँ सबसे पास वाला पुलिस स्टेशन चित्रदुर्गा पुलिस स्टेशन, जो कि लगभग 5 किलोमीटर दूर है। फिर जब सूचना लौटी तो रॉय फटाफट से गाड़ी में बैठ गया और पुलिस को कॉल लगाया और पुलिस वालों से बोला कि आप लाइन पे ही रहिएगा, मैं जल्दी ही से पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ, आपको फ़ोन दे रहा हूँ। अब रॉय इस वक्त घबराया हुआ था, बट उसने अपने दिमाग से काम लिया कि सूचना को इस बारे में कोई भी शक ना हो। उसने पुलिस स्टेशन पे गाड़ी रोकी, पर सूचना को कहा कि वो पुलिस स्टेशन में इसलिए जा रहा है ताकि उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और वो जल्दी वापस आएगा। फिर जैसे ही रॉय पुलिस स्टेशन के अंदर गया तो वहाँ के कांस्टेबल से पुलिस की बात करवाई। फिर पुलिस ने उस कांस्टेबल को सारी बातें बताई। फिर वो कांस्टेबल जब बाहर आया और सूचना से पूछा कि आखिर वो बच्चा कहाँ है, तो सूचना उसे कुछ नहीं बताया और उसे सेम स्टोरी सुनाई। फिर उन लोगों ने उस गाड़ी की डिक्की की तलाशी ली। फिर उस ट्रॉली में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कि आपको दंग कर देगा। उस ट्रॉली में कुछ कपड़े हटाने के बाद
उस ट्रॉली में उस बच्चे की बॉडी थी और उस पे कोई भी खून के धब्बे या कोई भी फोर्स का निशान नहीं था, वो बस डेड पड़ा हुआ था। तो इन शॉर्ट सूचना उस ट्रॉली में अपने ही बच्चे के डेड बॉडी लेकर जा रही थी बेंगलोर, और वो पुलिस से ये सब चीज़ छुपाना चाहती थी, इसलिए वो फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर रही थी। अब सूचना से पूछताछ स्टार्ट हो गई कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो उसी ट्रॉली में एक लेटर मिला था जिसमें यह लिखा होता कि सूचना कोर्ट के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो वेंकट को बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहती थी, और वो जानती थी कि वेंकट को कोई चीज़ खुश कर सकती थी वो इसका बच्चा, और वो इसीलिए उस बच्चे से वेंकट को दूर कर देना चाहती थी। और इसीलिए वो पहले उसे गोवा लेके गई, और उसे पता था कि अगर वो गोवा से वापस बैंगलोर जाएगी तो वेंकट उसे मिलने की जिद करेगा। तो इसलिए उसने सोचा कि उस बच्चे को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, और इसीलिए सूचना ने उस बच्चे का मर्डर कर दिया। अब सूचना फिर भी इस बात को नकार रही थी कि उसने उस बच्चे को नहीं मारा। वो जब सुबह उठी तो अचानक से बच्चा मरा हुआ मिला था, बट पुलिस इसका विश्वास नहीं कर रही थी क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारे झूठ बोले हुए थे। तो बट 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 उस बच्चे के शरीर पर कोई भी ऐसे ज़बरदस्ती के निशान या कोई मार्क्स नहीं थे। तो मोस्ट और फॉरेंसिक में ये निकला कि उस बच्चे की मौत सांस बंद होने की वजह से हुई है और दम घुटने की वजह से हुई है। तो उसने कॉन्फेस किया कि उसने उस बच्चे को काफ़ी हैवी डोज में कफ सिरप दी थी, जिससे वो नींद में आ गया था। फिर उसके बाद उसने तकिए से उसका मुंह बंद करके उसकी हत्या कर दी। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि बेड पे जो ब्लड स्टेन थे वो किसके थे। उन्हें बोला कि अपने बच्चे को ऐसा मरा हुआ देखकर वो काफ़ी गिल्ट में आ गई और उसने अपनी भी जान लेने की कोशिश की। तो इसलिए उसने अपने नाइफ से अपनी कलाई काटने की कोशिश की, बट वो उससे मरी नहीं। जल्दी से अपने आप को ठीक करके उस बॉडी को हटाने में लग गई, और इसी दौरान बेड पे खून के धब्बे पड़ गए थे कि बॉडी के क्रिमेशन के राइट्स उसके फादर को दिए गए हैं और उसका अंतिम संस्कार वगैरह भी हो चुका है। सूचना फिलहाल अभी केस चल रहा है और मोस्टली उसको काफ़ी भारी भरकम सज़ा होगी, क्योंकि उसने ना सिर्फ एक मर्डर किया है बल्कि उस पर पॉक्सो एक्ट भी लग सकता है, क्योंकि उसने नाबालिग बच्चे को मारा है। तो इसलिए उसे बहुत भारी सज़ा होने वाली है। और इसी के साथ सूचना सेठ की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। कैसे लगे ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।